जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ केसेस चलते रहे और उन केसेस की बुनियाद पे आज सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनें अदालत अदालत करती रहीं। और ये केसेस थे क्या, इन केसेस का नतीजा क्या निकलेगा, कि आज के दिन को अच्छा कहा जा सकता है या आज के दिन को बुरा कहा जा सकता है, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया कि अगर आज कायदे आजम भी होते तो वो भी नाहिल हो जाते। अब कायदे आजम क्यों होते, क्यों नाहिल होते, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इसके साथ साथ आज एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह भी कहा कि जब हर सजा की एक मुद्दत है तो फिर ये ताहयात नाहली क्यों है, ये क्यों रिमार्क दिए गए, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स किचन की हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर उसे किचन के अंदर नहीं होना चाहिए। यह भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे कि यह क्यों कहा गया था। और आज दो सहाफ़ियों का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होता रहा और शुएब शाहीन साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं जवाब था, यह भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। हम सर काजी फायद ईसा साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इनका दौर कैसा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ये सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी या ख़राबी होगी, ये सरदस्त हम नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई शख्स अपनी सीट पर होता है तो उस वक्त उससे बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में कोई दिखाई नहीं देती। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर था तो उस वक्त रोजाना की बुनियाद पर टेलीविजन स्क्रीन्स पे ऐलान किया जाता था कि इनसे बेहतर काजी, इनसे बेहतर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज तक नसीब नहीं हुआ। फिर जब उनको फारग किया गया तो उनके लिए बाकायदा एक तहरीक चली थी और उस तहरीक को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक कहा जाता था। लेकिन फिर जब वो दोबारा बहाल हुए और उसके बाद जब रिटायर हुए तो उनके साथ क्या हुआ, आज वो किसी भी एयरपोर्ट पर नजर आ जाते हैं तो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार साहब की मिसाल पेश करता हूं कि जस्टिस साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे और उस वक्त उन्होंने डैम बनाने का ऐलान किया था, जब ये ऐलान हुआ था तो पाकिस्तान के तमाम इदारे जिनमें PIA शामिल है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान शामिल है, जिसमें स्टील मिल शामिल है, जिसमें गैर सरकारी इदारे भी शामिल हैं, उन सब ने चेक्स बनाए और चेक्स बना के वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए और उन्होंने चेक्स पेश किए और कहा कि आपसे बेहतर आज तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने फंड रेजिंग का ऐलान किया था और इस सिलसिले में वो मुल्क से बाहर गए थे तो वहां पे भी बड़े बड़े प्लेज हुए, वहां पे भी लोगों ने बड़े बड़े चेक दिए, वहां पे भी बड़े बड़े चंदे इकट्ठे किए गए उनके लिए। लेकिन जब वो रुखसत हुए तो उसके बाद आज क्या सूरत हाल है, आज किसी जगह पे भी कोई शख्स उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। डैम भी यही रह गया, फंड भी यही रह गया और साकिब निसार साहब भी वहीं रह गए और आज कोई शख्स उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कैसे हैं या ये कैसा काम कर रहे हैं, इसका फैसला भी आज के दिन नहीं हो सकेगा क्योंकि आज सारा पाकिस्तान उन्हें कह रहा है कि वाह वाह सुभान अल्लाह, आपने कमाल कर दिया, आपसे बेहतर इंसान आज तक हमने नहीं देखा। तो मैं सरदस्त ये नहीं कह सकता कि काजी फायद ईसा साहब का दौर कैसा है। ये फैसला यकीनन आने वाले दिनों में होगा जब ये रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जब ये इस्लामाबाद में, कोयटा में या लंदन में किसी जगह आपको नजर आएंगे, लोग जो इनके साथ सलूक करेंगे वो सलूक तय करेगा कि काजी साहब के ये जो 10 महीने या 1 साल की मुद्दत है ये कैसी थी। लेकिन जहां तक इनके आज के इकदामात का ताल्लुक है तो उसमें एक कदम ऐसा है जिसकी मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता और वो कदम यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जिन्होंने लाइव कैमरे लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसे पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब हम टेलीविजन स्क्रीनों पर बैठ के जो अहम सियासी फैसला है या अहम सियासी केस है उसको देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं और हमें पता चल रहा है कि जो जस्टिस हजरात हैं उनके बाइसिस क्या हैं, जस्टिस हजरात के सवाल क्या हैं, जो हमारे जजेस हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका नॉलेज कितना है। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े टॉवरिंग वकील थे जिनके नामों से पूरा पाकिस्तान कांपता था, जो 10-10 करोड़ रुपया फीस लेते थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होते थे तो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी राय को मुस्तरद नहीं कर सकते थे। तो आज पूरी कौम उनका कैलिबर भी देख रही है। पूरी कौम को पता चल रहा है कि ये जो एक बहुत बड़ा 18 गज का जो एक वकील था, ये 18 गज की जो शख्सियत थी उसके अंदर से क्या निकल रहा है और उसकी विजडम क्या है, क्या उसके पास जजेस के सवालों के जवाब हैं या नहीं है। और ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का पाकिस्तान के ऊपर, आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि लोग उन तमाम शख्सियात से मुकम्मल तौर पर वाकफ हो गए हैं जिनके सिर्फ नाम ही सुने हुए थे। मसलन मैं आज के एक केस की मिसाल देता हूँ। आज चौधरी एतजाज अहसन साहब का एक केस है, उनकी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी और शुएब शाहीन साहब उनके वकील थे और ये इशू क्या था, ये जबरी गुमशुदगियों का इशू था
और उसमें चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब ने अपील की थी अदालत से कि ये जो जबरी तौर पर लोगों को उठाया जा रहा है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और फिर जब उन्हें बाहर लाया जाता है या वापस आते हैं तो फिर वो सियासत से इनहराफ का ऐलान कर देते हैं, तो इसको रोका जाए। शुएब शाहीन साहब से उनके वकील थे। तो जब ये केस चलना शुरू हुआ तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने देखा इस केस को। तो शुएब शाहीन साहब सामने खड़े हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे सवाल कर रहे थे और शुएब शाहीन साहब के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि उस केस में या उस पिटीशन में मतीउल्लाह जान साहब का नाम आया था, फिर इमरान रियाज साहब का नाम आया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि मतीउल्लाह जान साहब का आपने हवाला दिया है, तो ये और उसके साथ साथ इमरान रियाज साहब ये दोनों ज़ाहिर गिरफ्तार हुए या गायब हुए और उसके बाद ये वापस आ गए। तो इन दोनों ने तो किसी किस्म का कोई केस नहीं किया, ना इन्होंने कोई दरख्वास्त दी। तो जब ये खुद दरख्वास्त नहीं दे रहे, खुद ये अदालत से नहीं पूछ रहे, खुद इदारों को कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहते, तो आप उनको बतौर गवाह कैसे पेश कर सकते हैं? दूसरा ये पूछा गया शुएब शाहीन साहब से कि ये बताइएगा कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं इनको किस दौर में उठाया गया था? तो ज़ाहिर है शुएब साहब के पास कोई जवाब तो था नहीं। उन्होंने कहा जी कि हाँ हमारे दौर में उठाया गया था, लेकिन मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। मैं अपनी पटिशन या अपनी दरख्वास्त वापस तो ले सकता हूँ लेकिन उसकी वकालत नहीं कर सकता। तो वो ज़ाहिर है पे शुएब साहब को बाकायदा मुँह की खानी पड़ गई। इसके अलावा जब बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किए तो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि शुएब शाहीन साहब के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई बाकायदा इनकी तैयारी थी। शुएब शाहीन साहब का मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मद्दाह हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे उनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ उससे मेरा ख्याल है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनका जो साइज़ है उसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है और उससे अंदाज़ा हो गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो बगैर तैयारी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ वो कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। अब अगर इस केस को देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सोशल मीडिया के ऊपर अपना केस लड़े तो वहाँ पर ठीक ठाक लड़ लेती है। वहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि इनके वकला से बड़ा वकील कोई नहीं है, इनके मुकदमे से बेहतर मुकदमा कोई नहीं है, इनके दलाइल से ज़्यादा बड़े और जामे दलाइल कोई नहीं है। लेकिन जब ये लोग अदालतों के सामने जाते हैं तो वहाँ इनके पास ना कोई हवाला होता है, ना इनके पास कोई बाकायदा दरख्वास्त होती है, ना इनकी कोई बाकायदा तैयारी होती है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये केस हार जाते हैं। जब केस हार जाते हैं तो फिर दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जज साहब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाता है कि देखें जी उन्होंने तो इंसाफ ही नहीं दिया, देखें जबरी गुमशुदगियाँ कितना बड़ा इशू है, लेकिन जज साहब को ये नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर इस किस्म के हवाले दे के बाकायदा जजेस को या अदालतों को या सियासतदानों को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल इशू ये है कि इनके जो वकला हैं वो तैयारी किए बगैर अदालतों में चले जाते हैं और जब वहाँ पर सवाल किए जाते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरा जो अहम केस आज चल रहा था वो ताहयात नाहली का है। आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जो लोग सजा याब हो चुके हैं उनके ऊपर ताहयात इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगा दी गई थी, आपको याद होगा। और उसमें नैब के केसेस भी शामिल थे, फिर उसमें सादिक और अमीन यानी 62 और 63 के केसेस भी थे और उसमें मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब इसकी वर्स्ट मिसालें जो इस फैसले की जद में आए थे। अब 7 रुकनी बेंच ने आज उसकी हेयरिंग स्टार्ट की है और उस पर ज़ाहिर मुख्तलिफ वकला आए, फिर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स भी उसके अंदर आए और उन सब से सवाल किया। 7 जजेस ने जब सवाल करने शुरू किए तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। बार बार ये पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो 62 और 63 की जो दफ़ात हैं जिसके तहत एक शख्स का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, ये किसने आइन के अंदर इम्प्लांट की थी? तो बताया गया जी कि ये जनाज़ा उल हक साहब ने की थी। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक शख्स खुद आइन तोड़ देता है और आइन तोड़ने के बाद वो बाकी सबको कहता है कि अब आपने सादिक और अमीन होना है, तो उसकी क्या हैसियत होगी कि खुद वो आइन ब्रेकर है, खुद वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करके वो इक़्तिदार पे बैठा हुआ है, वो यूनिफॉर्म्ड प्रेसिडेंट है, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन वो दूसरे लोगों को रोक रहा है कि जब तक आप सादिक नहीं होंगे, जब तक आप अमीन नहीं होंगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ये बताइए कि क्या अटॉर्नी जनरल साहब जो है इस कानून और इस आइन के मुताबिक ठीक हैं? तो साथ ही कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूं, इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर मुझे भी इस तराजू में तोला जाए तो मैं भी इस तराजू में पूरा नहीं उतरूंगा, बल्कि कोई भी शख्स नहीं आ सकेगा। और फिर यह भी कहा गया कि अगर आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो यकीन करें कि वो भी इन दफ़ात के तहत नाअहल हो चुके होते और वो भी इलेक्शन लड़ने के काबिल ना होते। तो ये भी यहाँ वहाँ पर सवाल उठाएगा। बल्कि एक जज साहब ने यह भी कहा कि जब हर सज़ा की मुद्दत मौजूद है तो ये जो 62 और 63 के जो मुजरिम हैं इनके ऊपर ताहयात पाबंदी क्यों है? ज़ाहिर है जिसका कोई जवाब नहीं था।
तो आज की अगर कार्रवाई देखी जाए तो ये फैसला करना आसान है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, इससे ये मौजूद जो बेंच है इसे उड़ा देगा और अब 5 साल के बाद नाहली तकरीबन सबकी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। और इस फैसले का सबसे बड़ा फ़ायदा मियां नवाज शरीफ और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को होगा। तो जहांगीर तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो ये फैसला अनकरीब मेरा ख्याल हो जाएगा, क्योंकि जुमेरात की तारीख है, दरमियान में सिर्फ एक दिन है। एक दिन या एक दिन से एक और दिन आप लगा लीजिए, लेकिन इसी हफ्ते के अंदर ये फैसला भी मुतवक्को है, जिसके बाद ये मामला भी सेटल हो जाएगा। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और केस भी था। ये केस आपको याद होगा कि 27 दिसंबर को कोहाट के एक आरओ थे, उनको पेशावर हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया और उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई ज़ाहिर इलेक्शन की रुक गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक दरख्वास्त दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज 3 रुकनी बेंच इस पे बैठा है। ये PK 91 हल्का है। तो इस पे उन्होंने जो शिकायत कुनंदा जिसकी शिकायत के ऊपर आरओ को फारग किया गया था, उसको भी बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वहाँ 3 रुकनी बेंच ने पूछा शिकायत कुनंदा से कि आप अपनी मर्जी का आरओ लगवाना चाहते हैं। तो जाहिर उनके पास कोई जवाब तो नहीं था। अब वहाँ पे सूरत ये थी कि जो आरओ साहब थे पहले, वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हो गए तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी जगह एक नया आरओ तैनात कर दिया था और उस आरओ के खिलाफ एक साहब ने शिकायत दर्ज कर दी और वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी आरओ जो है ये मुतनाज़ है और ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उस आरओ को फारग कर दिया था। ये एक क्राइसिस था, जिसके बाद जाहिर है उस हल्के के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस रुक गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा कि ये जजेस कर क्या रहे हैं, ये हाई कोर्ट्स में हो क्या रहा है कि 27 दिसंबर को जब ये फैसला किया जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया नहीं गया, उनको नोटिस ही जारी नहीं किया गया कि आप आके अपना जवाब तो दाखिल करें। तो उसके बगैर फैसला कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है बड़ी सरजनश हुई पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की भी और साथ पेशावर हाई कोर्ट की भी, और कई सवाल वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने उठाए। और एक जो सवाल जिसने मुझे भी बड़ा हैरान किया, उन्होंने कहा कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन ना हो सकें। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अंदेशे का इजहार किया है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं या दूसरे हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं या जजेस जिस तरह फैसले दे रहे हैं, जिस किस्म के इकदाम पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कुछ लोग नहीं चाहते, लोग इन इलेक्शनों को रुकवाना चाहते हैं। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से एक एतराज़ किया गया था, खदशे का इजहार किया गया था और ये खदशा इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में नज़र आता है। ये बात दुरुस्त है, हर शख्स को ये महसूस होता है कि शायद इलेक्शन सस्पेंड हो जाएं। और उसकी वजह यह है कि जो इस किस्म के इकदाम हो रहे हैं, कभी एक आरओ को हटाया जा रहा है, कभी बल्ले के निशान के ऊपर एतराज़ कर दिया जाता है, कभी बल्ले का निशान वापस मिल जाता है, कभी लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं, कभी एक सियासी जमात ऐलान कर देती है कि जी वहाँ हमारे सूबे के अंदर बहुत बर्फ़ें होंगी, हमारे सूबे के अंदर दहशतगर्दी है, और कभी दूसरी सियासी जमात जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो शायद आने वाले दिनों में हुकूमत बनाएगी, जब वो कंपेन नहीं करती, वो बाहर नहीं निकलती, वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती, वो जलसे जुलूस नहीं करती, तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। और वो सवाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये अंदेशा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये अंदेशा और ये ख़तरा बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक बड़ा अहम केस था। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है कि जो लोग नैब के केसेस में नाहल हो जाते हैं उनकी नाहली की मुद्दत 10 साल की जाए, क्योंकि इससे पहले उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई थी जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी। तो नैब जब अदालत गई तो नैब की दरख्वास्त थी कि फौरी तौर पर स्टे आर्डर जारी किया जाए और फ़ौरन इस दरख्वास्त को सुना जाए, लेकिन स्टे आर्डर जारी होने का जो मामला था वो लटक गया। जज साहबान ने स्टे आर्डर नहीं जारी किया और उसके बाद 4 जनवरी को बुलाया और उन्हें कहा जी एक ही बार आपकी दरख्वास्त सुनी जाएगी। तो नैब को भी आज अदालत के अंदर से कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं आया और नैब भी आज मायूस होकर वहाँ से निकली। तो आज का जो दिन है वो मेरा ख्याल है आइन और कानून का दिन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 केसेस को देखें तो आज आइन सुप्रीम होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ ये भी चीज़ साबित हो रही है कि अब इलेक्शन बहरहाल वक्त पे होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहते कि इलेक्शन सस्पेंड हो या उसके अंदर कोई तातुल आए। दूसरा, आइन और कानून को वो सीधा करना चाहते हैं और इसके रास्ते में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पुराने फैसले भी हायल हो रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन फैसलों को उठाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हर वो जमात या हर वो इदारा
जो इलेक्शंस को सस्पेंड करना चाहता है या सिस्टम को लंबा करना चाहता है, मेरा ख्याल है आज के दिन ने साबित कर दिया कि अदालतें उनके मामलात को बाय करने के लिए या उनके बाइसेस को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का दिन बहरहाल इस लिहाज से बहुत अच्छा था। क्या इसका इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकला आज पेश हुए या जो वकील उनके केसेस के अंदर वकील हैं और जो दूसरे केसेस में पेश हो रहे हैं, उनकी कली पूरे पाकिस्तान के सामने खुल रही है और इसका भी इमरान खान साहब को फ़ायदा बहरहाल होगा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनके वकला कितने पानी में।